एवरीवन, आज डेट है 5 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गारो हिल्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्वेज कैनाल को लेकर के, तो स्वेज कैनाल को अगर हम मैप में व्यू करें, स्वेज कैनाल इजिप्ट कंट्री में लोकेटेड है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को आपस में सेपरेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है स्वेज कैनाल को लेकर के कि ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, मींस नेचुरली तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता था स्वेज कैनाल। तो फिर इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया? तो स्वेज कैनाल को बनाने से पहले जो ट्रेड रूट है या अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस रूट को फॉलो किया जाता था वो ये रूट है कि अगर यहाँ से यूरोप से किसी को सी रूट को फॉलो करते हुए एशिया कॉन्टिनेंट में आना है तो इस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ घूमते हुए वो लोग है यहाँ पर पहुंचते थे। तो इसी का एक अल्टरनेट जो है वो निकाला गया स्वेज कैनाल के रूप में, क्योंकि पहले जो ट्रेड रूट फॉलो किया जाता था उसमें टाइम और मनी दोनों ही ज़्यादा कंज्यूम होते थे। और फिर स्वेज कैनाल को बनाया गया और स्वेज कैनाल के थ्रू जो है वो टाइम और मनी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला। स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। और अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो 1869 में स्वेज कैनाल को ओपन किया गया था। अगर हम ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करें तो स्वेज कैनाल जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड रूट्स हैं उनमें से एक है और 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इस रूट को फॉलो करते हुए कंप्लीट किया जाता है। तो ये स्वेज कैनाल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि डेली टारगेट बेसिस जो स्टडी है वो आप करें और इसके लिए आपका जो भी प्रोसीजर है ताकि प्रीलिम्स से पहले जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर जो है उसको भी आप कवर कर लो और एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी आप है ना प्रैक्टिस कर लो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें 10 to 15 स्टूडेंट्स के अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। अलग अलग बैच को जो मेंटोर हैं वो अलॉट किए जाते हैं और मेंटोर आपको डेली बेसिस पर जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है प्रीलिम्स का और जो भी आपका करंट अफेयर पार्ट रहेगा उसको लेकर के डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे। आपको टारगेट कंप्लीट करना है, फिर टाइम टू टाइम जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओके, तो अगर आपको लगता है कि 2023 प्रीलिम्स के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 599 पर मंथ इसके चार्जेज हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी एम्प्लॉय जो हैं वो ईपीएफओ पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। देखो 2014 में ये जो ईपीएस स्कीम है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और जब ये अमेंडमेंट किए गए तो अलग अलग स्टेट ने इसको मैनिपुलेट करके अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि 2014 में ये अमेंडमेंट किए गए हैं, इनके ऊपर आप अपना रिव्यू कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसका यूज करते हुए उसमें जो एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन इंपॉर्टेंट बात बोली कि 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया था 2014 में वो वैलिड है। साथ ही साथ बोला कि 2014 में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी गई थी उनको यहाँ पर नलीफाई किया गया है, जैसे कि 15,000 का जो एक क्राइटेरिया है, 15,000 की जो सैलरी का जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर नलीफाई कर दिया गया है कि ये जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। सभी एम्प्लॉय जो हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं इस स्कीम को। पहले क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया था कितने का, 15,000 का। इससे पहले 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया उससे पहले जो है वो 6500 का
मतलब 6,500 पर मंथ का एक क्राइटेरिया था, मतलब इसको नलीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 15,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है उसके लिए बोला गया था कि 1.16% जो है वो आप एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर क्या करोगे, आप एक तरीके से कंट्रीब्यूशन करोगे, तो इसको भी हटा दिया है। साथ ही साथ में 6 मंथ्स के लिए इसको होल्ड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि जो मनी है एक्स्ट्रा मनी उसको यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। ओके, तो ये कुछ चेंजेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, जो मेन अगर हम मुद्दे की बात करें कि मेन इशू था क्या, मेन इशू ये था कि 2014 के टाइम में जो ईपीएस स्कीम है 1995 उसके आर्टिकल 11 में कुछ चेंजेस किए गए। पहले क्या था कि 16 नवंबर 1995 को जो एम्प्लॉय बना वो उससे पहले 1952 की जो स्कीम है उसका मेंबर बन जाता था और ईपीएस का जो बेनिफिट है वो उसको मिलता था। फिर यहाँ पर जो 1995 ईपीएस में जो अमेंडमेंट किए गए उसमें 6,500 की एक लिमिट जो है वो फिक्स की गई, और इससे ज़्यादा जिनकी सीमा है या जिससे इनसे ज़्यादा जिनका पेमेंट था उनको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया था। इसी के बेसिस पर तो 2014 में कुछ चेंजेस किए गए और 6,500 का जो क्राइटेरिया था उसको इंक्रीज करके कर दिया गया 15,000। ओके, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया इतना डिसाइड कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सब जो है आप इसको रेगुलर कर सकते हो। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 142। ये आर्टिकल 142 जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 142, ये सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिक पावर देता है। और इस यूनिक पावर में ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में केस चल रहा है तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आर्टिकल को फॉलो कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी लॉ है, जो भी स्टेचू हैं वो इस तरीके से नहीं बने हैं कि ये जो भी इशू चल रहा है इसमें कंप्लीट जस्टिस आ सके, तो इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज़ यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर ये जो ईपीएस स्कीम है इसमें भी यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आर्टिकल 142 का कई बार यूज़ किया है। जैसे कि कुछ केसेस की अगर हम बात करें तो 1989 में यूनियन कार्बाइड केस में जो है इसमें फॉलो किया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अयोध्या राम मंदिर जो केस है उसमें 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉलो किया था आर्टिकल 142 को। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो एक्स्ट्रा पावर दी गई है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि प्रेजेंट टाइम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस तरीके से नहीं है कि ये जो इशू है इसमें कंप्लीट जस्टिस आ सके, तो उसको अवेल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस पावर का यूज कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो मथुरा वृंदावन जो एरिया है उसको लेकर के इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि 2041 तक मथुरा वृंदावन जो है उसको न्यूट्रल टूरिस्ट, कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बनाया जाएगा। अब यहाँ पर कि 2041 तक उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स ने द हिंदू को ये इंपॉर्टेंट बात बोली कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के रूप में इस एरिया को हम डेवलप करेंगे। अब किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनको एंटर करने से रोका जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे मथुरा वृंदावन वाले एरिया में टूरिस्ट को इधर उधर आने ले जाने के लिए। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि 252 वाटर बॉडीज जो हैं, साथ में 24 जो फॉरेस्ट एरिया हैं उन सभी को रिवाइवल स्टेज में लाया जाएगा, क्योंकि 2041 तक अगर हम बात करें तो टूरिज्म की जो संख्या है वो भी, टूरिस्ट की संख्या जो है वो नंबर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो जाएंगी। ओके, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया है कि टाइम के साथ में एक प्रोसीजर के तहत जो है वो इस एरिया को नेट जीरो एमिशन या कार्बन न्यूट्रल एमिशन एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब देखो, इसी तरीके से अगर इंडिया में हर सेक्टर के ऊपर, हर एरिया के ऊपर फोकस किया जाए, एक टारगेट डिसाइड किया जाए और फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को चेंज किया जाए जिसकी वजह से एमिशन ज़्यादा होता है, तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको इमेज है वो एनसीआर रीजन की है, दिल्ली की है। वहाँ पर एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिटीरियोरेट स्टेज में है। कल भी हमने डिस्कस किया था, यूनियन जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि पंजाब स्टेट जो है वहाँ पर स्टेबल बनने की केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है और इलेक्शन कमीशन जिस बात के ऊपर फोकस कर रहा है कि इंडियन डायस्पोरा जो अदर कंट्रीज में रह रहा है उसका हम यूज़ करें एक तरीके से हमारे जो भी इलेक्शन जो भी वोटिंग सिस्टम है उसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इंडिया रखता है। 1.35 करोड़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है वो ग्लोबली लेवल पर अदर कंट्रीज में फैले हुए हैं। उनमें से अधिकतर जो हैं वो कुछ टाइम के लिए फॉर शॉर्ट टर्म वर्क के लिए बाहर गए हुए हैं एंड कुड मिस आउट एंड एक्सरसाइजिंग सम ऑफ देयर राइट्स सच एज रजिस्टरिंग देयर वोट्स इन इंडियाज असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। जो लोग कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं तो उनको उनके जो भी इम्पोर्टेंट राइट्स हैं जैसे कि वोटिंग राइट, और वोटिंग राइट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में बात बोली गई है। अभी कुछ दिन पहले ही द हिंदू में आर्टिकल आया था। और देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कोई भी राइट जो है वो न्यूज़ में है तो उसको लेकर के पूछ लेंगे कि ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स में आता है या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में रखा गया है। ओके तो यहाँ पर वोटिंग राइट के बारे में बोला गया है कि कुछ टाइम के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उनको अपने वोटिंग राइट से एक तरीके से एलिमिनेट किया जाता है या फिर वो अपने वोटिंग राइट का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो करंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने अलाउ कर दिया है ओवरसीज सिटीजन्स को वोट करने के लिए इन पर्सन एट द पोलिंग स्टेशन इन द कंस्टिट्यूएंसी वेयर द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज इलेक्टर। उस कंस्टिट्यूएंसी में वो जो है वो ओवरसीज वोटिंग कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजन जिसमें वो एज ए इलेक्टर जो है वो ओवरसीज इलेक्टर के रूप में रजिस्टर्ड है। द नेसेसिटी टू वोट इन पर्सन एंड द cost have for overseas citizen acted as a disincentive for their wanting to exercise their mandate. Okay, this was evident in the numbers of such voters in the 2019 लोक सभा इलेक्शन। तो यहाँ पर बताया गया कि जितने लोग हैं उनमें से बहुत कम लोगों ने, लगभग 99,000 जो लोग हैं रजिस्टर्ड वोटर इलेक्टर्स हैं से, उनमें से 25,000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया था। 2014 के टाइम में एक कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। उन्होंने प्रोब किया था कि किस तरीके से हम प्रॉक्सी वोटिंग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं ओवरसीज वोटर्स के लिए, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका ऑब्जेक्शन किया गया था और 2014 से 2019 के टाइम में एक बिल भी पास किया गया था, लेकिन वो जो बिल है वो बाद में लैप्स हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में कब कब लैप्स हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप बताओगे कि कोई बिल कब कब लैप्स हो सकता है। कल इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कोई बिल कब तो लैप्स हो सकता है और कभी जो है किन्हीं क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जब बिल लैप्स नहीं होता है। ओके तो 2020 में ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि एनआरआई जो है उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है परमिशन दी जाए, सिमिलर टू द सिस्टम ऑलरेडी यूज्ड बाय सर्विस वोटर्स। जो सर्विस में जो लोग रहते हैं दूसरी जगह हैं तो उनको पोस्टल बैलेट सिस्टम दिया जाता है। पोस्टल बैलेट में क्या होता है कि भेजा जाता है आपको मेल के थ्रू, इस तरीके से आपको प्रोसीजर वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, अपना वोट देना है और पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हुए, पोस्टल का यूज़ करते हुए फिर आपको इसको मर्ज करवाना है, जमा करवाना है। ओके इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो जो प्रॉक्सी वोटिंग की बात बोली गई है उसको हटा करके पोस्टल बैलेट जो है वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका ही हमें यूज़ करना चाहिए। ओके इवन इफ दिस डज इंक्रीज द बर्डन ऑन एम्बेसी और काउंसलर ऑफिशियल, हालांकि इनके ऊपर बर्डन क्रिएट होगा लेकिन ये ट्रस्टवर्दी रहेगा। प्रॉक्सी जो भी वोटिंग रहेगी उससे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो रिमोट वोटिंग है इसको लेकर के आर्टिकल बताया गया है कि कैसा कैसा प्रोसीजर हमारे इंडिया में देखने को मिला और इसका क्या रिजल्ट निकल करके आया है। नेक्स्ट यहाँ पर COP27 की जो मीटिंग है इसके बारे में बताया गया है
कि देखो अभी COP27 की मीटिंग कहाँ होगी, इजिप्ट में होगी, कल से 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट बात भी ये बोली है कि 1992 में ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो रियल इशू है वो सेम बना हुआ है। रियल इशू क्या है, एनर्जी इक्विटी। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखे हैं कि ग्लोबल एनर्जी में अगर हम बात करें तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी का मतलब कुछ कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, लेकिन बर्डन जो है वो उन कंट्रीज के ऊपर आ रहा है जो कम कंज्यूम कर रही हैं। ओके, इसके इफेक्ट जो हैं उन कंट्रीज को देखने को मिल रहे हैं जो कम कंज्यूम कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा में बताया गया है कि अगर हम बात करें 2021 की, तो 733 मिलियन पीपल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस ही नहीं कर पाए, and almost 2.6 billion people lacked access to clean fuels and technology। मतलब ना उनके पास में क्लीन फ्यूल है ना टेक्नोलॉजी। अभी भी प्रेजेंट टाइम में 2021 के डाटा हैं ये, उनके बेसिस पर आप देख सकते हो कि कितनी इनइक्वलिटी अभी भी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। ओके, दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि द एवरेज पर कैपिटा एनर्जी यूज ऑफ द रिचेस्ट 20 कंट्रीज 85 टाइम्स हायर देन ऑफ 20 पुअरेस्ट कंट्री। मतलब जो गरीब देश हैं उनसे जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ पर 85% ज़्यादा जो है वो किसको यूज़ किया जाता है, क्लीन एनर्जी को, एनर्जी का यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे कि अगर हम पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर 487 किलोवाट पर आवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। साथ ही साथ में वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी है 73 पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब 1000 जिंदा बच्चों पर 73 की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 1 लाख लाइव बर्थ पर 534 जो है वो वीमेन की डेथ हो जाती है। ओके, और पर कैपिटा जीडीपी है वहाँ के लोगों की $1645। दूसरी तरफ अगर हम OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 7750 किलोवाट पर आवर। साथ ही साथ वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 7 और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 18 और पर कैपिटा जीडीपी है $42,098। समझ पा रहे हो आप डिफरेंस देख पा रहे हो ना कि जो कंट्रीज गरीब हैं जहाँ पर कम कंजप्शन होता है वहाँ पर इशू भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा कंजप्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पर इशू भी कम है और जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी हमने ये देखा, वो कंट्रीज जिनके पास मनी है, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने सारी की सारी सर्विसेज जो है उनका यूज़ किया, और वो कंट्रीज जिनके पास में ना मनी है ना टेक्नोलॉजी है उनके पास में सारे के सारे इशू देखने को मिले, ना तो उनको ढंग से। अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो अभी भी बड़े वास्ट लेवल पर जो है वो वैक्सीन की डोज अवेलेबल नहीं हो पाई है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो भी इशू देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये मेजर इशू है, कोर इशू है कि हमें इक्विलिटी के ऊपर फोकस करना होगा, इक्विटी के ऊपर फोकस करना होगा कि अगर रिच कंट्रीज जो हैं उनकी तरफ एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करें, अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी और फंडिंग जो है वो अवेलेबल करवाएं उन कंट्रीज़ को जहाँ पर टेक्नोलॉजी और फंडिंग अवेलेबल नहीं है, ताकि वहाँ पर भी क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा सके। ओके, तो रिच कंट्रीज से एमिशन हो रहा है और रिच कंट्रीज जो है उनको उनके ऊपर इफेक्ट देखने को कम मिल रहा है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, और जो पुअर कंट्रीज हैं वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि यूएस की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें किसकी, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए यूएस में जो प्राइमरी जो एनर्जी है वो 81% फोसिल फ्यूल से ली जा रही है। यूरोप में फोसिल फ्यूल जो है उसका 76% जो है पार्ट है एनर्जी कंजप्शन में। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन 11%, 31% और 34%। 30 ईयर आफ्टर, मतलब UNFCCC जो है उसके बाद में भी 30 साल बाद में भी ये प्रॉब्लम जो है वो सेम बनी हुई है।
जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था वो सेम बनी हुई है। तो नेचुरल गैस जो है उसकी वजह से एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, कोल की वजह से एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये सारे जो प्रोसीजर हैं इनकी वजह से बर्निंग इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो मेजर इशू ये है कि हमें सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना होगा। एसडीजी गोल्स जो हैं उनको अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिच कंट्रीज़ में उनको हमने अचीव कर लिया, सभी कंट्रीज़ में हमने अचीव करना है। जीरो माल न्यूट्रिशन, जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, जीरो अदर इशूज, जीरो हेल्थ इशूज, ये सभी जो है सभी के लिए इक्वलिटी लेवल पर हमें अवेल करने होंगे। और ये कब हो पाएगा? जब हम इक्विटी की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, तब जाकर के इशू जो है वो सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। देखो 2020 में गालवान वैली में इंडिया और चाइना के जो सोल्जर हैं उनके बीच में इशू देखने को मिला, और उसी इशू के बाद में अब जो चाइनीज सोल्जर्स की यहाँ पर डेथ हो गई थी, उन सोल्जर्स को यहाँ पर एक तरीके से उन्हीं के नाम पर चाइना के 11 जिंजियांग हाईवे जो हैं, जो ब्रिजेस जो हैं, उनका इन्हीं सोल्जर्स के नाम पर उनका नाम रखा गया है। मतलब जो इशू देखने को मिला उस टाइम में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि जो भी 2020 में जो गालवान वैली में जो क्लैश हुआ था उसमें एक तरीके से जो चाइना कंट्री है उसका सपोर्ट देखने को मिला। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो जो उनका चीफ कमांडर था उस गालवान वैली इशू के टाइम में, उनको भी जो मेन जो वहाँ की कंट्री की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर उनको रिकॉग्निशन दी गई। तो एक तरीके से जो भी उनका अटैक था, जो भी क्लैश था, वो एक तरीके से चाइनीज कंट्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। आप इस बात को मान सकते हो जब उनको यहाँ पर इतना एक तरीके से रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। और ये सारे इशू इसलिए भी देखने को मिले कि काफ़ी लंबे टाइम से देखो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा जो एलएसी वाला रीजन है वहाँ पर बना हुआ है, जो हमारा लद्दाख रीजन है, और वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है मतलब गालवान सोल्जर्स जो हैं उनके साथ में क्लैश हुआ, फिर इंडिया ने वहाँ पर अपनी डोमिनेंस एक तरीके से क्रिएट किया, तब जाकर के चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के ऊपर आया कि जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये देखो इलाबेन, जिनकी इलाबेन भट्ट जो एक लेजेंडरी फिगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में और अहमदाबाद में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन जो है उनको एस्टेब्लिश किया था, और ये जो सेवा ग्रुप है इन्होंने वीमेन को एम्पावर करने में और उनकी हेल्प करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है कि ज्ञान व्यापी केस में जो शिवलिंग का केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या देखिए, देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंडिया में 1861 के टाइम में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, और ये अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट थे डायरेक्टर जनरल, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसके अंडर आता है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में GEAC एक कमेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे नेशन में जो भी कल्चर हेरिटेज हैं उन सभी का प्रोटेक्शन करना, साथ ही साथ में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना। उसके लिए एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर दिल्ली में जो इशू देखने को मिला है उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू हैं इसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में जो भी स्टबल बर्निंग है उसके केसेस इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर बायोडिकम्पोजर का यूज़ करने के लिए बोला गया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि बायोडिकम्पोजर का जो यूज़ है या उसका जो रिजल्ट है वो एक तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है, या उसका एक जो अच्छा रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसका यूज जो है वो फार्मर्स के द्वारा कम किया जा रहा है।
यहाँ पर है अलग अलग कंट्रीज से छत्तीसगढ़ में जो नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल उसका जो थर्ड पार्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें 10 कंट्रीज से जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और जो भी हमारा इंडियन कल्चर है उसका ग्लिम्स को एक तरीके से हमने शो करने की कोशिश की है। अदर कंट्रीज में जो भी डांस प्रैक्टिस फॉलो की जाती है उन सभी को यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो है देखो चाइना का ही है। चाइना ने होम ग्रोन वेइदू सैटेलाइट सिस्टम जो है आइस ग्लोबल फुटप्रिंट, इसको एक तरीके से स्टार्ट किया है। तो चाइना ने अपने जो भी फर्दर एक्सपेंडेड है कि किस तरीके से जो उनका होम ग्रोन वेइदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है इसको वो यूज़ करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो उसका अल्टरनेटिव जो है उसको उसके जीपीएस के अल्टरनेटिव के रूप में चाइना इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ने जो अपना पेपर रिलीज किया है उसमें बताया है कि हमने अदर ग्रुप जैसे कि आसियान ग्रुप, अफ्रीकन यूनियन, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स, इन सभी के साथ में हमारा अच्छी बॉन्डिंग है और यहाँ पर सभी जगह जो है इस सिस्टम को अवेल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर बीजिंग ने बोला है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उस पर फोकस किया जाएगा हमारा, और उन कंट्रीज जो है उनके साथ में सिस्टम को लेकर के अवेल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे सऊदी अरेबिया जो है वो बोइडू जो सिस्टम है उसका यूज़ कर रहा है सर्वेइंग और मैपिंग के लिए, पोजिशनिंग पीपल एंड व्हीकल इन द डेजर्ट। तजिकिस्तान जो है वो इस बीडीएस सिस्टम को यूजिंग बीडीएस टू मॉनिटर डैम्स एंड लेक्स विद प्रिसिशन। लेबनान भी बीडीएस सिस्टम का यूज़ कर रहा है बेरूत पोर्ट जो है वहाँ पर मैरीन सर्वे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। बुर्किना फासो जो है वो भी सर्वे और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए इसका यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान एंड रशिया टू सिग्निफिकेंट बोइदू हब्स। ओके, तो इन कंट्रीज में भी जल्द ही जो रशिया का जो ग्लोनास सिस्टम है उसके साथ में डिस्कशन करके या फिर कंबाइन करके जो है इस प्रोजेक्ट को वहाँ पर भी लॉन्च किया जाएगा। तो एक तरीके से चाइना जो है वो यूएस जो है उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी का एक अल्टरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था द हिंदू न्यूज़पेपर का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।